हेलो एवरीवन। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा अगला टॉपिक जो है स्टोक्योमेट्री। जितना इसका कॉम्प्लेक्स नाम सा है उतना ये इजी टॉपिक है। यकीन मानो जब तुम ये अभी कर लोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं था, ये तुम अभी तक करते हुए ही आ रहे थे। तो देखो होता क्या है ये स्टोक्योमेट्री। अगर तुम इसकी डेफिनेशन पे जाओगे कुछ भी नहीं है, बकवास है सब। मतलब तुम्हारे यूज के लिए, समझने के लिए क्या, बस ये एक तरह से थ्योरी पार्ट है, उसका कुछ यूज नहीं होता। स्टोक्योमेट्री होता क्या है? स्टोक्योमेट्री एक तरह से कुछ भी नहीं है, बस एक हमारा क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को पढ़ना और उससे इंफॉर्मेशन निकालना, वही क्या स्टोक्योमेट्री। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलूं N2 प्लस H2 गिव्स NH3, इसको सबसे पहले क्या करना, बैलेंस। ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें बैलेंस्ड इक्वेशन ही होनी चाहिए। तो बैलेंस इक्वेशन करो, नाइट्रोजन कितने हैं, एक, यहाँ दो है तो ये दो, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 6, यहाँ कितने हैं 2, तो 3। ये क्या होगी मेरे पास, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इससे हम क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, समझो क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। इससे हमें ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि मेरा 1 मोल N2 रिएक्ट करता है 3 मोल्स हाइड्रोजन से और मुझे क्या देता है, 2 मोल अमोनिया देता है। देखो इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली, अभी तक हम सारी चीजों से इंफॉर्मेशन ही गैदर करते हुए आ रहे हैं, तो यहां से भी हमने क्या इंफॉर्मेशन गैदर की है। तो इससे मुझे क्या मिल गया कि अगर मेरे 1 मोल N2 रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, और ये जो मेरे यहाँ पर 1, 2, 3 है वो क्या मेरे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ये क्या उसके कोफिशिएंट्स हैं जो मुझे बता रहे हैं कि मेरी रिएक्शन कैसे हो रही है, कितने मोल्स के साथ हो रही है, कितने चीजें मिलके और कितना बना रहे हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स। अब बात आती है, देखो अब हमें क्या पढ़ना है, एक्चुअल में हमें कैसे हेल्प करती है। ठीक है, अब कई बच्चों को पता क्या लगता है, मतलब सबसे बड़ा उनके दिमाग में मिसकंसेप्शन क्या होता है कि वो यही समझ लेते हैं कि 1 मोल, हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1 मोल N2 है हमारे पास, 3 मोल H2 है, तो इसका मतलब कुछ और है। देखो कैसे समझाता हूं मैं। मान लो तुम्हें साइकिल बनानी है, ठीक है, तो साइकिल के लिए तुम्हें क्या चाहिए, 2 टायर चाहिए, टायर ले लिए तुमने, ठीक है, एक हैंडल चाहिए, एक हैंडल आ गया, एक सीट चाहिए, वैसे 2 सीट होती थी पीछे भी, आजकल की तो नई साइकिलें आ रही है तो उसमें तो सिंगल सीट ही होती है, एक सीट चाहिए, ठीक है। बंद बेकार से रहे, ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है। तो मुझे अब एक साइकिल बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 क्या चाहिए, व्हील्स, एक हैंडल, और पैडल तो बनाएंगे, और क्या चाहिए, 2 पैडल चाहिए, और क्या चाहिए मुझे, 1 सीट चाहिए। बाकी सब कुछ भी चाहिए, अभी हमने मोटा मोटा ले लिया। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें क्या कर दूं, मैं तुम्हें दे दूं 4 व्हील्स दे दूं, 2 हैंडल दे दूं और 4 पैडल दे दूं और 2 सीट दे दूं, क्या फिर भी तुम क्या यही एक साइकिल बनाओगे? तुम क्या बनाओगे, एक तरह से ये लगा लो कि जो मेरा यहां पर 1, 3, 2 है वो मेरा क्या है, ये वाले कोफिशिएंट्स, ये मुझे क्या बता रहे हैं कि अगर मुझे मिनिमम, अगर मुझे कुछ बनाना है ना तो मुझे ये सामान चाहिए और उससे एक साइकिल बनेगी। अगर मेरे को ज्यादा सामान आ जाएगा तो मैं उससे ज्यादा भी बना सकता हूं, मतलब ये मेरे हाथ में नहीं है। मतलब अगर मुझे साइकिल बनानी है, अगर ये एक भी चीज कम होगी तो साइकिल नहीं बन पाएगी। मतलब मुझे ये रेशो में ही ये सब कुछ चाहिए, तभी मैं एक साइकिल बना पाऊंगा, समझ रहे हो। और लेकिन ये तो मेरे हाथ में है, मुझे कितनी साइकिल की प्रोडक्शन करनी है। वही बात यहां पर लागू होती है इन रिएक्शंस में। इस रिएक्शन में क्या 1:3:2, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है कि मतलब कि वो 1 मोल N2 रिएक्ट करेगा 3 मोल्स ऑफ H2 टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कितना ले रहे हैं सैंपल में, हम जब प्रिपरेशन कर रहे हैं NH3 की, तो हम ये कितना ले रहे हैं, ये कितना ले रहे हैं, वो हमारे हाथ में है, वो हमारे हाथ में। तो हमारी रिएक्शन उसके हिसाब से चलेगी, इसी के हिसाब से। लेकिन हमारे पास जितना है, हमारे पास रिएक्टेंट, हम उसी के हिसाब से प्रोडक्ट उतना ही बना पाएंगे। अगर एक भी चीज कम हो गई तो क्या हो जाएगा, मान लो मैं साइकिल बना रहा था, मेरे पास एक
सीट कम पड़ गई, तो मेरी जो साइकिल बनी है उसको मैं साइकिल तो नहीं बोल सकता ना पूरा, क्योंकि उसके अंदर सीट ही नहीं है। क्या बंदा पूरा टाइम खड़े होकर चलाएगा? मतलब उसको हम साइकिल नाम नहीं दे सकते पूरा, क्योंकि वो पूरी तरह से प्रोड्यूस ही नहीं हुई है। तो एक तरह से लगा लो कि स्टोक्योमेट्री जो होती है वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जिससे हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट का कितने अमाउंट के साथ मिलके तीसरा जो प्रोडक्ट बनाएगा वो कितना बनाएगा। ठीक है, आ गई समझ? तो ये जो होते हैं ये होते हैं फिक्स, मतलब ये तो फिक्स है, लेकिन हम जो सैंपल बना रहे हैं उसमें हमारी मर्जी, हम कितना डाल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो बात करते हैं कि कैसे हम चलाते हैं। अभी तो तुम चलाते हुए आ भी रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं चला। देखो अब मेरे पास मान लो ये N2 था प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 था। ठीक है, मान लो मैंने क्या करा, ये मैंने क्या ले लिया, 3 मोल्स लिया मैंने। ठीक है, मैंने 3 मोल्स लिया क्योंकि मेरे हाथ में मैं कितना, जब मैं रिएक्शन कर रहा हूं मेरे हाथ में मैं कितना डाल रहा हूं। लेकिन भाई अगर हम स्टोक्योमेट्री देखें वो तो ये बोल रहे हैं कि मुझे इसका एक के साथ 3 रिएक्ट करके 2 ही बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसका एक 3 के साथ रिएक्ट करके 2 बना रहा है तो मेरे जो 3 मोल्स है वो कितने के साथ रिएक्ट करेंगे? अगर एक 3 के साथ कर रहा है तो 3 किसके साथ करेंगे? 9 मोल्स के साथ। यूनिटरी मेथड तो लग रहा है। और क्या हो रहा है, एक के साथ 3 कर रहे हैं तो 2 के साथ 6 करेंगे, 3 के साथ 9 करेंगे, और बनाएंगे मुझे मेरे कितने, एक के साथ अगर 2 बना रहे हैं तो 3 से क्या बनाएंगे मेरा 6 मोल्स। तो आ गया मेरा आंसर। आंसर क्या आ गया मेरा कि अगर मैं 3 मोल्स N2 ले रहा हूं तो मेरे क्या बनाएंगे 9 मोल्स, वो 9 मोल्स H2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे 6 मोल अमोनिया बनाएंगे। आई समझ? देखो जरूरी नहीं है मुझे यही वाला लेना है। मान लो मैं ये ले लेता हूं, ये मान लो मैंने ले लिया, अब मैंने 9 मोल्स ले लिया। ठीक है, ये मेरे हाथ में मैं कुछ जो भी ले रहा हूं, मान लो मैं 9 मोल्स लिया, तो क्वेश्चन तुम्हारा हो सकता है ये कितने N2 के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, यूनिटरी मेथड लगाओ बस। देखो सिंपल सी बात है, 3 माइंड में सोचना, ये जब तेज हो जाओगे अपने आप ही समझ आ जाएगा। 3 कितने के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एक के साथ, तो एक कितने के साथ रिएक्ट करेगा 1/3 के साथ, तो 9 कितने के साथ रिएक्ट करेगा 1/3 इंटू 9, जो कि क्या आ जाएगा 3। यहां पर भी यही लगाना है, यूनिटरी मेथड है, कुछ भी नहीं है। मोल कंसेप्ट में ज्यादातर तो हर जगह यूनिटरी मेथड ही लग रहा होता है बस, लेकिन ये केमिस्ट्री में मोल के साथ मिल जाता है तो बच्चे डर जाते हैं, और ऊपर स्टोक्योमेट्री आ गई तो बच्चे कहते हैं भाई इतना मुश्किल सा नाम है, पता नहीं क्या है। कुछ भी नहीं है, समझो। अब एक है 9 मोल्स है मेरे पास। ठीक है, यहां पर भी बस ये लिख दो कि देखो 3 से मेरा कितना बन रहा है 2। माइंड में सोचना है, देखो जैसे जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी तुम अपने माइंड में करने लग जाओगे। अभी तो समझा रहा हूं ना। 3 किसके साथ मिलकर बना रहे हैं, देखो बड़ा कर देता हूं यहाँ पे, देखो 3 से मेरा कितना बन रहा है 2 बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा 2/3, और मेरे है कितने 9, तो 9 से कितना बनेगा 2/3 इंटू 9, 3 9 3 2 6, लो मेरा आ गया 6 मोल्स। समझ रहे हो कितना आसान है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। तो ये चीज क्या होती है, स्टोक्योमेट्री कुछ भी नहीं है, बस एक बैलेंस्ड इक्वेशन है जिसको हमें चलाना है हमारे जितने हमने उसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डाले हैं। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और बात, अगर मेरे पास गैसेस है, ठीक है, अभी मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, कब, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर को क्या कर दूं कांस्टेंट, तो मेरा क्या हो जाएगा V और N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और ये वैलिड किसके लिए होता है, बस गैसेस के लिए। ये मैं बात पढ़ा चुका हूं। तो N2 मान लो, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा एक अगर 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है 2 मोल दे रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं एक तरह से क्या लिख सकता हूं, एक वॉल्यूम मेरा 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है 2 वॉल्यूम बना रहा है। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक, क्योंकि हम ये चीज पढ़ चुके हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, प्रेशर और टेम्परेचर क्या होना चाहिए कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने ये वाली चीज एप्लीकेबल कब है, बस गैसेस के लिए। हम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी बात करते हैं, लेकिन वो हम इक्विलिब्रियम में ज्यादा बात करेंगे। यहाँ पर अभी हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। प्रेशर गैसेस के लिए हम प्रेशर में की टर्म्स में भी बात करते हैं, वो तो हम आगे पढ़ेंगे। और ये वॉल्यूम्स की बात तो यहाँ चलती रहेगी, ठीक है। आगे देखो,
इसको अभी हमने मोल्स की टर्म में बात की, अभी हम एक बार करके देखते हैं किसकी टर्म्स में बात, मास की टर्म्स में। मास की टर्म में बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी अभी तुम्हें, देखो इंटरेस्टिंग कैसे। हाँ एक और बात पहले, उससे पहले मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे, ये इसको कोई गलत नहीं कर सकता। ये फैक्ट है कि हम इसको ज्यादा एक तरह से मानते हैं या ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ये हमें देखने में थोड़ी अजीब सी लगती है। इसका मतलब ये ना मान लेना कि आधा मोलिक्यूल N2 रिएक्ट कर रहा है आधा H2 के साथ, और तुम बोलो भाई आधा मोलिक्यूल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सुनो यहां पर हमारा मतलब क्या है कि आधा मोल रिएक्ट कर रहा है 3/2 मोल्स ऑफ H2। आधा मोल तो एग्जिस्ट करता है ना, खुद सोचो। आधा मोल अगर मैं तुम्हें बोल लूं, एक मोल कितना होता है 6.203 इंटू 10⁻23। तो अगर मैं आधा मोल करूंगा, ये थोड़ी मैंने एटम को आधा कर दिया, आधा मोल का मतलब है कि ये जितने पार्टिकल्स के उसके आधे पार्टिकल्स हो गए। तो माइंड में कभी तुम सोचने लग जाओ कि मैंने N2 को काट दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो N2 रहेगा ही नहीं अगर मैंने काट दिया। अगर तुम N2 को काट दोगे तो क्या बन जाएगा, वो नहीं होता। कभी तुम माइंड में आए कि भाई हाफ N2 एग्जिस्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हम हाफ मोल की बात कर रहे हैं, तो हम इसको रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम मास की टर्म्स में भी रिलेट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होगा। देखो अगर मैं बोल रहा हूं N2 रिएक्ट्स विद 3H2 गिव्स 2NH3, तो बहुत ही सिंपल है। ये किस रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं 1:3:2। तो हमें क्या करना है, 1 मोल का इसका मास कितना होता है 28 ग्राम, 3 मोल्स H2 का मास कितना होता है 6 ग्राम, और 2 मोल अमोनिया का मास कितना हो गया 34 ग्राम। तो समझ रहे हो, हमें मोल की हेल्प से ही हमने उसको मास में कन्वर्ट कर दिया। कुछ फर्क तो नहीं आया, बस हमने क्या किया, एक सबका हमने मोलर मास निकाल लिया कि उसका मास होगा कितना। तो अगर मैं तुम्हें बोल दूं, तुम्हें क्वेश्चन दे दूं कि मेरा ये, अगर मैं इसको कर देता हूं 56 ग्राम, ठीक है, ये मैंने अब खुद डिसाइड किया क्योंकि मैं ही रिएक्शन करने वाला बंदा हूं। तो मैंने कहा मैं तो इतना ले रहा हूं, अब ये बताओ मैं कितना H2 चाहिए मुझे रिएक्ट करने के लिए और कितना अमोनिया बनेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, क्या करना है, देखो 28 के साथ 28 ग्राम रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम के साथ। यूनिटरी मेथड ही है, एक किसके साथ करेगा 6/28, तो 56 ग्राम कितने के साथ करेगा 6/28 इंटू 56, तो ये क्या बन जाएगा 2, तो ये क्या बन जाएगा मेरा 12 ग्राम। और अब ये मेरा कितना बन जाएगा, इसमें भी यही करना है। ये तो मैंने इजी करने के लिए तुम्हें ऐसी वैल्यू दे दी, वरना तुम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये डबल हुआ तो ये 6 ग्राम 12 ग्राम के साथ करेगा। ठीक है, बाकी अगर कोई दूसरी कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ जाए तो यूनिटरी मेथड से ही आंसर तुम्हें निकालना पड़ेगा। ये तो डायरेक्ट हो सकता था ओरली। ठीक है, यहाँ पर क्या 56 ग्राम या 28 ग्राम मेरा कितना दे रहा है 34 ग्राम अमोनिया। पूरा लिखना होगा तुम्हें तो समझने के लिए अभी स्टार्टिंग में कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गिव्स 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल गिव 34/28, तो 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल गिव 34/28 इंटू 56, तो मेरा क्या बन जाएगा 68 ग्राम। तो मेरा क्या बन जाएगा ये 68 ग्राम। तो कितना सिंपल है, यूनिटरी मेथड चल रहा है जो तुम बचपन से करते हुए आ रहे हो। इसमें तुम्हारे देखो ये सब ओरली हो जाएगा, बस तुम्हें क्या करना पड़ेगा बहुत प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो तुम्हें प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही तुम उसमें अच्छा हो जाओगे। मतलब क्या, तुम्हें ओरली सारे मतलब यूनिटरी मेथड करना ही नहीं पड़ेगा, ओरली कर पाओगे। ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चन पे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम कंसेप्ट की क्लियरिटी नहीं ले सकते। तो लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट the volume of CO2 gas released at 1 atm and 273 Kelvin on heating। कितना हीट किया हमने 16.8 ग्राम mgCO3। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें CO2 गैस कितनी रिलीज होगी जब हमने इसको हीट किया, कितने टेम्परेचर वो हमने क्या दे दिया, मतलब फिक्स कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो तुम्हें माइंड में आ रहा होगा कि भाई
हमें क्या पता इक्वेशन क्या है। तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें इक्वेशंस को समझना होगा। देखो इसमें जैसे अगर मैं बोलूं मेटल है मेरा, कोई भी मेटल है, कोई भी कार्बोनेट है, ठीक है, ये मेटल मेरा कौन सा है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। उसका अगर मैं कार्बोनेट को हीट करता हूं तो मुझे क्या देता है, एमओ देता है, मतलब उसकी ऑक्साइड प्लस CO2 देते हैं। तो ये और ये क्या होता है, ये सॉलिड में होता है, ये भी सॉलिड और ये। इसमें फिजिकल स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तभी बता पाएंगे कि उसकी वॉल्यूम मतलब उसके कितने मोल्स निकले हैं। अगर वो गैस में है हम उसको वॉल्यूम के टर्म से बात कर सकते हैं, अगर वो गैस में नहीं है तो हम वॉल्यूम के टर्म से बात नहीं कर सकते। तो याद कर लो, याद क्या मतलब, अल्कलाइन अर्थ मेटल है एम कोई भी मेरा अल्कलाइन अर्थ मेटल है, कोई भी हो सकता है, Mg है, Ca है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो यहाँ पर उसकी वहां पर या पुट कर दो और क्या होगा, उसको अगर हम हीट करते हैं तो वो क्या देता है, मेटल की ऑक्साइड और क्या देता है हमें, CO2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम एग्जांपल में, देखो मेरा क्या यहाँ पर Mg दे रखा है, तो MgO की हीटिंग की तो मुझे क्या, MgCO3 की हीटिंग की तो मुझे क्या मिलेगा, MgO सॉलिड प्लस CO2। उसके बाद क्या काम है हमारा, बैलेंस। बैलेंस तो ये दिख ही रही है, मैग्नीशियम 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ये बैलेंस्ड है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मैंने 16.8 ग्राम MgCO 16.8 ग्राम लिए, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे इजी क्या, मास में भी कर सकते हो लेकिन मोल में थोड़ा कन्वीनियंट रहता है, मास में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है यूनिटरी मेथड लगाने में, ठीक है। तो ज्यादा कन्वीनियंट क्या, हम इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा मोल्स में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, 16.8 डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मोलर मास निकालो इसका, MgCO3 का मोलर मास क्या होता है मेरा, मैं CO3 क्या हो गया 12 और ये क्या हो गया 16, 3 × 48, ये क्या बन, और इसका Mg का मेरा कितना होता है 24, तो ये मेरा कितना बन गया 10, 14, 4, 5, 6, 7, ये क्या बन गया मेरा 84। तो मेरा क्या मतलब आ गया 16.8 डिवाइडेड बाय 84, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 1, 2, तो क्या बन गया मेरा 1/5 बन गया। देखो ये क्या होगा मेरा 10 और वो कहां पे गया 2 पे, तो ये मेरा क्या बन गया 2/0.2 बन गया मेरा 0.2 मोल्स। अब देखो मेरा 0.2 मोल्स बन गया। अब मुझे क्या दिख रहा है, देखो क्या समझ में आ रहा है, इसका 1 मोल मुझे क्या दे रहा है, 1 मोल CO2 दे रहा है, समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा मेरा 0.2 मोल मुझे क्या देगा 0.2 मोल CO2, बस तुम्हारा आंसर आ गया 0.2 मोल। अगर तुम्हारा CO2 आ गया तुम्हें वॉल्यूम निकालनी है, और तुम्हें क्या कंडीशन दे रखी है, देखो 180 and 273, ठीक है, STP कंडीशन ही दे रखी है। तो हमारा क्या उस पर वॉल्यूम क्या होती है हमारी 22.4, तो तुम्हारा आंसर हो गया। तो N क्या हो गया मेरा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, तो मेरी वॉल्यूम क्या आ गई 0.2 इंटू 22.4 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये मेरा 4.48 लीटर। ये मेरा क्या आ गया आंसर, ठीक है, बहुत इजी था। बस ध्यान रखना तुम कि हम उसके स्टेट क्या होगी, ठीक है। आगे अब हम क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल है। तुम्हें क्या करना है, अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं, इक्वेशन जनरली मेंशन भी होती है, इक्वेशन लिखो, हो गया, बैलेंस है या नहीं, हो गया। उसके बाद तीसरा काम क्या है, उसमें उसकी स्टोइकियोमेट्री चेक करो, चलो ये भी हो गया स्टेप। उसके बाद क्या करना है, तुम्हें जो गिवन है उसके मोल्स निकाल लो, अगर वो ग्राम्स में गिवन है, मोल्स ही गिवन है तो चलने दो, कोई और बढ़िया हो गया, तुम्हारा एक स्टेप कम हो गया। उसके बाद क्या करना है, मोल्स के बाद अपनी रिएक्शन चलाओ, और रिएक्शन जैसे जैसे चलाओगे तुम्हें आंसर दिखते जाएंगे। एक और क्वेश्चन करो, देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड at STP on heating 24.5 ग्राम KClO3, ठीक है। देखो जैसे जैसे हम रिएक्शंस करते जाएंगे तो तुम्हें जो जनरल रिएक्शंस होती है ना, जो बार बार क्वेश्चन में रिपीट होती है, वो तुम्हें याद ही हो जाएगी। देखो अब मुझे क्या दे रखा है, KClO3 को मैंने हीट किया है और मुझे कितनी वॉल्यूम ऑफ O2 मिलेगा। सबसे पहली बात
KClO3 जो है, KClO3 है जो मेरा, वो क्या करता है, हीट करने पर मुझे क्या देता है, KCl प्लस O2। सेकेंड स्टेप क्या है मेरा, देखो सेकेंड स्टेप है, मुझे क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस क्या, देखो K एक है, Cl एक है, ऑक्सीजन 3 है, इधर कितनी हो जाएगी 3/2। और कोई ऑप्शन ही नहीं है। या तुम्हें अगर इसको सिंप्लीफाई करना हो तो तुम्हें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें इसको ऐसे लिख लो जैसे तुम्हारा मन करे। द चॉइस इज ऑल यूअर्स, चाहे तुम ये वाली फॉर्म लो चाहे ये फॉर्म लो, आंसर दोनों से सेम ही आना है। तो अब तुम्हारा क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड एट STP ऑन हीटिंग 24.5 ग्राम KClO3। सबसे पहले क्या, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल्स में। तो मोलर मास निकाल लो KClO3 का। तो पोटेशियम इसका कितना होता है 39, इसका होता है 35.5, इसका होता है 48। तो कितना बन गया 17 और 5 22, 7 10 11 12 122.5। ठीक है, तो मेरा अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 24.5 डिवाइडेड बाय 122.5। तो 24.5 पे कब जाएगा, अगर मैं इसको क्या कर दूंगा 4 5 पे जाएगा शायद, 5 5 25 5 20 20 25। हाँ, ये चला गया मेरा इस पे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1 5। तो ये क्या बन गया मेरा 0.2। तो इसका मतलब क्या होगा मेरा, आप देखो रिएक्शन क्या चल रही है, 2 मोल से मेरा क्या बन रहा है 3 मोल्स। चाहे तुम ये ले लो चाहे ये ले लो, जो तुम्हारा मन करे वो लो, आंसर सेम ही आएगा। 2 से मेरा क्या बन रहा है 3, तो मेरा 1 से कितना बनेगा 3/2, तो मेरा 0.2 से कितना बनेगा 3/2 इंटू 0.2, तो मेरा क्या बन जाएगा 0.3 मोल। अब मेरे से क्या पूछा हुआ इन्होंने, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में बस कन्वर्ट करने के लिए 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर, ये क्या बन जाएगा मेरा 67.2 लीटर, 6.72 लीटर। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर। देखो कितना इजी था, तुम्हें बस यूनिटरी मेथड लगाना है और तुम्हारे यहाँ क्वेश्चन होते जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो व्हाट मास ऑफ H2SO4 इज नीडेड टू डिकम्पोज 50 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CuSO4 फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। तो यहाँ पे CaSO4 होगा, ठीक है। होगा क्या, देखो बहुत सिंपल सा है। सबसे पहली बात है, आधे तो यहीं पर ही हवा टाइट कि भाई हमें रिएक्शन नहीं पता, अरे ट्राई तो करो कम से कम। देखो कितना सिंपल सा है कि हमें डिकम्पोज करना है लाइमस्टोन को। सबसे पहली बात, लाइमस्टोन क्या होता है, देखो मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था, जब भी कोई रिएक्शन आ जाए या किसी कुछ नाम आ जाए या कुछ ऐसी चीज आ जाए जो याद करने की है, मतलब जो हमें याद करनी पड़ेगी उसका कुछ वो नहीं है। जैसे लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम्हें उसको मार्जिन के ऊपर लिख लो, ताकि जब भी तुम पढ़ो तुम्हें अलग से वो हाईलाइटेड दिखे कि पेज के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। एटॉमिक नंबर हो गए, मास नंबर हो गए, किसी का वेट हो गया या किसी का नाम हो गया, वो सब तुम मार्जिन के ऊपर लिखना स्टार्ट कर दो। वरना तुम एंड में क्या 2 साल बाद 1 साल बाद जब भी तुम्हारे एग्जाम होते हैं तो तुम्हारा क्या होता है, तुम्हें समझ ही नहीं आता कि मिस हो जाते हैं बीच बीच में से पॉइंट्स। तो ये चीज का ध्यान रखना। तो लाइमस्टोन क्या होता है मेरा CaCO3, ठीक है, इसको मार्जिन के ऊपर लिख लो। अब देखो मेरा क्या बोला इन्होंने, CaCO3 को हमने रिएक्ट करवाया H2SO4 के साथ, तो मुझे क्या मिला। देखो थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया ना भी हो रहा हो तो थोड़ा बहुत तुम्हें क्वेश्चन में अपने आप ही आइडिया मिल जाता है। देखो उन्होंने क्या बोला हुआ है, इज नीडेड टू डिकम्पोज दिस, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम सल्फेट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। देखो आइडिया मिल गया तुम्हें कि उसने कैल्शियम सल्फेट बनाया। बाकी क्या बना है वो भी पता होना चाहिए, लेकिन देखो अब क्या होगा, यहाँ पर साथ में क्या बचा, देखो यहाँ पर मेरा क्या हुआ CaSO4 बना और साथ में देखो H2CO3 बनेगा। H2CO3 बनता है लेकिन वो क्या होता है, स्टेबल नहीं होता, तो वो किसमें टूट जाता है CO2 और H2। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस को समझना स्टार्ट करो तभी तुम केमिस्ट्री पढ़ पाओगे। वरना अगर याद करने लगोगे तो एंड में ऐसे इतने रिएक्शंस का ढेर हो जाएगा कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि कौन से रिएक्शन हम याद करें कौन सी नहीं। तो साथ साथ ट्रिक्स बनाते चलो, असेंबलिंग करते चलो, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि कैसे एंड में उसको सारा हमने पढ़ना है। तो देखो CaSO4 ये मेरा सॉलिड होता है, मैं तुम्हें बताया था कार्बोनेट सॉलिड होता है, ठीक है। ये तो एक्वस है, ये क्या हो गया, ये भी मेरा सॉलिड है, ये गैस। और अब देखो वाटर की बात आई, वाटर लिक्विड लेंगे या गैस लेंगे। एक बात
लिख लो। ये क्वेश्चन, ये मतलब जनरल बात है कि अगर कोई भी रिएक्शन में मुझे टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो मैं उसको क्या मान के चलूंगा कि वो रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर की, वो अराउंड मतलब 25-27 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है। और ये तो हर कोई जानता है कि इस टेम्परेचर पे लिक्विड क्या होता है, मतलब गैस स्टेट में नहीं, वाटर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में ही होता है। तो अगर उसने कुछ मेंशन नहीं कर रखा, मतलब कुछ भी हिंट नहीं दे रखा कि हमारी कंडीशंस क्या है, तो हमें क्या मानना है कि वाटर जो है वो मेरा कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। ठीक है। और अब देखो, अब रिएक्शन को बस स्टार्ट कर दूं। H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, अब मुझे मास निकालना है H2SO4 का। देखो कैसे होगा, कैलकुलेट द फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज नीडेड टू डिकम्पोज 50 ग्राम है लाइमस्टोन का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 50 ग्राम है, तो मैंने उसको पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लो, तो 50 बाय कितना होता है इसका, 100 होता है, तो क्या बन जाएगा 1/2, तो ये क्या आ गया 0.5 मोल्स। तो मुझे यहाँ पर पहले सबसे पहली बात बैलेंसिंग, हाँ बैलेंसिंग मत भूलना, यहाँ पर पहले देख लो बैलेंस है ना, कैल्शियम एक, कार्बन एक एक एक, सारा बैलेंस है। तो अब देखो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, 1 मोल CaSO4 रिएक्ट कर रहा है 1 मोल H2SO4 के साथ। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, तो मेरा 0.5 मोल जो होगा वो रिएक्ट करेगा 0.5 मोल के साथ H2SO4 के साथ। बस उसके बाद क्या, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मोलर मास कितना होता है H2SO4 का, देखो इसका क्या होगा 64 और 32, ये इसका होता है 98, तो मेरा बन गया 0.5 इंटू 98। 0.5 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/2, तो ये मेरा क्या बन गया 2, ये बन गया 49, तो मेरा क्या आ गया 49 ग्राम मेरा क्या होगा H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। तो अब देखो दूसरी बात क्या है, अब हमें क्या निकालना है, CaSO4 कितना बना है, उसमें भी देखो 1 मोल से अगर मेरा 1 मोल CaSO4 बन रहा है, ठीक है, तो मेरा 0.5 मोल से कितना बनेगा, 0.5 मोल ही बनेगा, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। तो इसको बस CaSO4 के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मोलर मास कितना होगा 40, 32, 64, तो ये मेरा क्या बन गया 136, तो ये क्या बन गया मेरा 1/2 इंटू 136, जो कि आ जाएगा मेरा 68 ग्राम्स के इक्वल। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। कितना बेसिक क्वेश्चन था, मतलब इसको अभी तो हमने इतना बड़े तरीके से किया है, अगर हम इसको छोटे तरीके से मतलब ओरली भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन था। ये तो अभी हमने पूरा बोर्ड भर दिया, क्योंकि अभी तुम समझ रहे हो, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी तो तुम्हारा फ्लो भी बन जाएगा। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, जो कि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, 100 ग्राम ऑफ इथाइलिन, 100 ग्राम ऑफ इथाइलिन polymerizes to polyethylene. The weight of the polyethylene formed इस, देखो उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है, मेरा क्या है इथाइलिन है, इथाइलिन क्या होता है मेरा, ये वो पॉलीमराइज हुआ है। पॉलीमराइज क्या होता है, एन मोल्स, देखो पॉलीमर्स में तुम पढ़ोगे, ये मेरा इथीन है, इथाइलिन है, इथाइलिन क्या पॉलीमराइज कर रहा है, मतलब पॉलीमराइज करके मुझे क्या दे देता है वो, मतलब इतनी लंबी चेन बन जाती है। पॉलीमर मतलब क्या होता है, एक लॉन्ग चेन, इसकी मतलब एन नंबर ऑफ हमारे इसके जो मोनोमर्स है वो इकट्ठे ज्वाइन कर जाते हैं, जितना भी हमारा एन का नंबर होगा वो डिपेंड करेगा एन है। तो हमें बोला हुआ कि हमने 100 ग्राम्स लिए, ठीक है 100 ग्राम्स लिया, तो बात आ रही है कि इसको हम कैसे करेंगे, खुद एक बार पोस्ट करके सोच के देखो कैसे करेंगे इसको, लगाओ जो तुम लगा सकते हो। चलो अब देखो क्या करेंगे, इतना सिंपल क्वेश्चन है ना ये, इसमें देखो एक ही चीज है और दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
एक बात बताओ, 100 ग्राम था, बाद में जो होगा प्रोडक्ट वो भी तो 100 ग्राम ही होगा, क्योंकि देखो एक ही था रिएक्टेंट, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, कहाँ पे इधर उधर कहाँ पर होगा वो। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा जो पॉलीथाइल वो होगा पॉलीथीन, वो कितना बनेगा, 100 ग्राम ही तो बनेगा। देखो कितना मतलब कि कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, हमारा दिमाग मतलब ऐसा हो जाता है कि इसको हम कैसे करें। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मेरे से पूछा होता, इसी क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा, वेट ऑफ पॉलीथीन फोम, इसी में अगर मेरे से पूछा होता कि कितने मोल्स बने, तो मोल्स के लिए क्या करना पड़ता, देखो वही चीज होगी कि अगर मेरे यहाँ पर क्या एन मोल से मेरा कितना बन रहा है, 1 मोल, मतलब एन मोल्स ऑफ इथाइलिन मुझे कितने दे रहे हैं, 1 मोल ऑफ पॉलीथाइलिन पॉलीथीन, तो मेरा 1 मोल कितना देगा, 1/n। तो मुझे 100 ग्राम है, 100 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मेरा 28, तो मेरा क्या बन जाएगा 100/28 मोल्स। तो 100/28 मोल्स मुझे क्या देंगे, 1/n इंटू 100/28, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 100/28n मेरा होगा आंसर। देखो कितना मतलब, अगर हमें ग्राम्स की बात देखो, कई बार हमारे लिए ग्राम्स पे करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अभी तुम वो कर रहे हो तो अभी तुम मोल से करोगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि इसके अंदर हम स्टार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। करने को हम वैसे भी कर सकते हैं मोल से, लेकिन बहुत लंबा पड़ जाता है, 1 सेकंड में तुम इसका आंसर इससे दे सकते हो 100 ग्राम कंसेप्ट से, वो भी लो कंजर्वेशन ऑफ मास लगा। जो अगला क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बात कर रहे हैं, SO2 रिएक्ट्स विद हाफ O2 गिव्स SO3। मेरी गैस होती है, याद रखना मेरी गैस, तो ये भी मेरी गैस, तो ये मेरा रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं ये। अब मुझे क्या निकालना है कि गिवन क्या है मुझे, 100 ml SO2 गिवन है मुझे निकालना क्या है O2 और SO3 का अमाउंट कितना होगा इसके साथ रिएक्ट करने के लिए। दूसरी बात चेंज इन वॉल्यूम, ये क्वेश्चन है, मतलब एक तरह से क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट तुम्हें समझाऊंगा, कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। देखो हो क्या रहा है, 1 मोल रिएक्ट कर रहा है हाफ मोल O2 से और 1 मोल SO3 दे रहा है। तो देखो अब करना क्या है, इसके अंदर 100 ml मुझे गिवन है, तो क्या हो जाएगा, देखो मुझे एक चीज तो पता है, वो चीज को यूज करो, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, बहुत आसान हो जाएगा। देखो मोल्स में जाने की जरूरत ही नहीं है, जब यहाँ पर देखो गैस है जिसकी बात करनी है वो गैस है सब, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो मेरा 1 वॉल्यूम हाफ वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, 1 वॉल्यूम SO3, तो मुझे गिवन क्या है 100 ml, तो ये मेरा गिवन है 100 ml, तो मुझे कितने के साथ रिएक्ट करेगा ये 50 ml के साथ, तो मुझे देगा क्या 100 ml। ये मेरा क्या हो गया आंसर जो उसने पूछे थे, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब पूछा हुआ था चेंज इन वॉल्यूम कितनी होगी, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, फाइनल माइनस V इनिशियल, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, फाइनल कितनी हो गई मेरी, देखो ये तो मेरा क्या फाइनल, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं मेरा क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये पूरा बन जाएगा, मतलब क्योंकि देखो ये दोनों रिएक्ट कर रहे थे, तो तब तो स्टार्टिंग में क्या था मेरे पास, कुछ भी नहीं था, फिर ये खत्म और मुझे क्या मिला है 100 ml। रिएक्शन तो ऐसे चलेगी ना, ये थोड़े ये भी बच जाएंगे और ये भी बन गया, ये तो खत्म हो गए ना पूरी की तरह, तभी तो ये बना। तो इसका मतलब मेरी V फाइनल क्या हो जाएगा 100 माइनस V इनिशियल कितना था मेरा 150, तो मेरा क्या आ गया -50 ml। ये हम बोल रहे हैं -50, वॉल्यूम में नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करती, बस ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो गई। नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस बस इतना है कि वो बता रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो गई है। अब देखो ये क्वेश्चन में मैंने तुम्हें जो दिया बिल्कुल सेम अप्लाई करो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, देखो ये मेरा क्वेश्चन क्या है, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2, ठीक है। अब मैंने क्या बस क्वेश्चन में क्या एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये मुझे गिवन है,
और मेरे को ये क्या दे रखा है, H2 का अमाउंट दे रखा है, H2 का अमाउंट दे रखा है मुझे 100 ml। तो मुझे आंसर देना है O2 का बताओ और H2O का बताओ। ठीक है, मुझे क्या बताना है, H2 और O2 का अगर मैं वॉल्यूम पूछ रहा हूँ, ठीक है, वॉल्यूम बताना, तो वो कैसे होगा। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, 1 वॉल्यूम, H2 रिएक्ट कर रहा है आधे वॉल्यूम O2 से, और मुझे क्या दे रहा है, 1 वॉल्यूम दे रहा है। तो यहां पर तुमने क्या कर दिया, एक चीज को गलत रिलेट कर दिया। सोचो क्या, कभी भी हम जो गैस की वॉल्यूम है उसको रिलेट नहीं कर सकते लिक्विड की वॉल्यूम से। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था ये वॉल्यूम वाला कंसेप्ट जो है वो लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि एक वॉल्यूम रिएक्ट करके हाफ वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके 1 वॉल्यूम दे देगा, या मैं बोल दूं कि ये मेरे पास 100 ml है अगर, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 50 ml के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन ये 100 ml मुझे H2O देगा, ये नहीं बोल सकता मैं। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड के लिए चीज एप्लीकेबल ही नहीं है। मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ और ये तुम्हारे क्वेश्चन बहुत बार गलत करवाएगा। तो यहाँ पर हाँ, लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि इसका मेरा 1 मोल हाफ मोल O2 के साथ रिएक्ट करके 1 मोल वाटर बनाएगा, ये बात सही है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर मैं बात करूं तो ये नहीं लिख सकता, लेकिन अगर मैं बात करूंगा मोल्स के टर्म में तो हाँ बिल्कुल सही है कि 1 मोल रिएक्ट कर हाफ मोल का रिएक्ट करके 1 मोल ये देगा। ठीक है, और इसके अंदर हम O2 की तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, वाटर के वॉल्यूम का वो पूछेगा नहीं, क्योंकि कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं बनता वाटर की वॉल्यूम के बारे में पूछने का। तो क्या हो गया, हम O2 की निकाल सकते हैं, मोल्स जरूर निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर मान लो मोल्स निकाल के हम क्या कर लेंगे, इसका मास निकाल लिया, मान लो मैंने मोल से मास में कन्वर्ट कर सकता हूँ, फिर मास को अगर मैं डेंसिटी से रिलेट करके वॉल्यूम भी निकाल सकता हूँ, लेकिन वो PV/nRT से जब नहीं निकाल सकता। तो मुझे इस केस में अगर मेरे से H2O के बारे में पूछ लिया तो मुझे मोल से ही ट्रीट करना पड़ेगा।